नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और मेरे साथ मेरी सहयोगी मनीषा हैं, जो कि सांकेतिक भाषा के जरिए आपको खबरों से रूबरू करवाएंगी। तो खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने G20 शिखर सम्मेलन और चंद्रयान 3 की सफलता का किया उल्लेख। इसरो के YouTube लाइव चैनल पर 80 लाख से ज्यादा लोगों के जुड़ने की सराहना की। छात्रों से G20 के तहत विश्वविद्यालयों में होने वाले कार्यक्रमों से जुड़ने की अपील की। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में महात्मा गांधी के विचारों की प्रासंगिकता पर डाला प्रकाश। पर्यटन को रोजगार सृजन का बताया सबसे बड़ा क्षेत्र। हाल में 2 भारतीय स्थलों के विश्व धरोहर स्थल में शामिल होने पर देशवासियों को दी बधाई। मन की बात कार्यक्रम में पीएम का एक बार फिर जीव जंतुओं संरक्षण, जल संरक्षण और स्वच्छता पर खास जोर। 1 अक्टूबर सुबह 10 बजे सभी नागरिकों से स्वच्छता के लिए 1 घंटे श्रमदान करने की अपील। 11 राज्यों को 9 नई वंदे भारत ट्रेन की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिखाई हरी झंडी। रेल यात्रा को आधुनिक, सुगम और अधिक आरामदायक बनाने की दिशा में अहम कदम। उन्नीसवें एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन। 3 रजत और 2 कांस्य सहित आज जीते 5 पदक। रोइंग में भारत ने 2 रजत और 1 कांस्य जीता। वहीं निशानेबाजी में 1 रजत और 1 कांस्य पदक हुआ हासिल। ऑस्ट्रेलिया के साथ दूसरे वनडे में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत बड़े स्कोर की तरफ। शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर ने खेली शतकीय पारी। और आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 105वीं कड़ी के जरिए देशवासियों से अपने विचार साझा किए। पीएम ने G20 शिखर सम्मेलन और चंद्रयान 3 की सफलता का जिक्र किया। उन्होंने G20 के तहत विश्वविद्यालयों में होने वाले कार्यक्रमों से छात्रों से जुड़ने की अपील की। साल भर तक देश के अनेकों यूनिवर्सिटीज में G20 से जुड़े कार्यक्रम हुए। अब इसी श्रृंखला में दिल्ली में एक और एक्साइटिंग प्रोग्राम होने जा रहा है, G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के माध्यम से देश भर के लाखों यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स एक दूसरे से जुड़ेंगे। इसमें IITs, IIMs, NITs और मेडिकल कॉलेजेस जैसे कई प्रतिष्ठित संस्थान भी भाग लेंगे। मैं चाहूंगा कि अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो 26 सितंबर को होने वाले इस कार्यक्रम को जरूर देखिएगा, इससे जरूर जुड़िएगा। भारत के भविष्य में, युवाओं के भविष्य पर इसमें बहुत सारी दिलचस्प बातें होने वाली हैं। मैं खुद भी इस कार्यक्रम में शामिल होऊंगा। और प्रधानमंत्री ने कहा कि G20 की अध्यक्षता के दौरान 1 लाख से अधिक डेलीगेट्स भारत आए, जिससे उनकी रुचि भारत में बढ़ी। पीएम ने 27 सितंबर को होने वाले विश्व पर्यटन दिवस की चर्चा करते हुए कहा कि अगर कोई क्षेत्र सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करता है तो वो पर्यटन का क्षेत्र है। उन्होंने शांति निकेतन और कर्नाटक के पवित्र होयसा मंदिरों को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। पीएम मोदी ने इसके लिए देशवासियों को बधाई दी। कर्नाटका के जिन होयसड़ा मंदिरों को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है, उन्हें 13वीं शताब्दी के बेहतरीन आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। इन मंदिरों को यूनेस्को से मान्यता मिलना मंदिर निर्माण की भारतीय परंपरा का भी सम्मान है। भारत में अब वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टीज की कुल संख्या 42 हो गई है। भारत का प्रयास है कि हमारे ज्यादा से ज्यादा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जगहों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की मान्यता मिले।
मेरा आप सबसे आग्रह है कि जब भी आप कहीं घूमने जाने की योजना बनाएं तो ये प्रयास करें कि भारत की विविधता के दर्शन करें। आप अलग अलग राज्यों की संस्कृति को समझें, हेरिटेज साइट्स को देखें। इससे आप अपने देश के गौरवशाली इतिहास से तो परिचित होंगे ही, स्थानीय लोगों की आय बढ़ाने का भी आप अहम माध्यम बनेंगे। और वहीं प्रधानमंत्री मोदी का पर्यावरण संरक्षण पर हमेशा से जोर रहा है। मन की बात कार्यक्रम के जरिए इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी ने जीव जंतुओं के संरक्षण, जल संरक्षण की चर्चा की। पीएम ने लोगों से गांधी जयंती से एक दिन पहले हो रहे सबसे बड़े स्वच्छता अभियान से जुड़ने की अपील की। प्रधानमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार स्वच्छता को लेकर बड़े कदम उठा रही है। केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों में स्वच्छता ही सेवा अभियान काफी जोर शोर से जारी है। इंडियन स्वच्छता लीग में भी काफी अच्छी भागीदारी देखी जा रही है। आज मैं मन की बात के माध्यम से सभी देशवासियों से एक आग्रह भी करना चाहता हूं। 1 अक्टूबर यानी रविवार को सुबह 10 बजे स्वच्छता पर एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है। आप भी अपना वक्त निकालकर स्वच्छता से जुड़े इस अभियान में अपना हाथ बटाएं। आप अपनी गली, आस पड़ोस, पार्क, नदी, सरोवर या फिर किसी दूसरे सार्वजनिक स्थल पर इस स्वच्छता अभियान से जुड़ सकते हैं। और जहां जहां अमृत सरोवर बने हैं वहां तो स्वच्छता अवश्य करनी है। स्वच्छता की ये कार्यांजलि ही गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। प्रधानमंत्री ने देश में शुरू हो चुके त्योहारों के सीजन का जिक्र करते हुए त्योहारों के दौरान वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय सामान खरीदने का सीधा फायदा हमारे कामगारों और शिल्पकारों को होगा, जिससे हमारी छोटी सी खुशी किसी दूसरे के परिवार की बहुत बड़ी खुशी का कारण बनेगी। संभव हो आप भारत में बने सामानों की खरीदारी करें, भारतीय प्रोडक्ट का उपयोग करें और मेड इन इंडिया सामान का ही उपहार दें। आपकी छोटी सी खुशी किसी दूसरे के परिवार की बहुत बड़ी खुशी का कारण बनेगी। आप जो भारतीय सामान खरीदेंगे उसका सीधा फायदा हमारे श्रमिकों, कामगारों, शिल्पकारों और अन्य विश्वकर्मा भाई बहनों को मिलेगा। आजकल तो बहुत सारे स्टार्टअप्स भी स्थानीय प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दे रहे हैं। आप स्थानीय चीजें खरीदेंगे तो स्टार्टअप्स के इन युवाओं को भी फायदा होगा। और अपने मन की बात के समापन में प्रधानमंत्री ने आने वाले त्योहारों को लेकर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। अगली बार जब आपसे मन की बात में मिलूंगा तो नवरात्रि और दशहरा बीत चुके होंगे। त्योहारों के इस मौसम में आप भी पूरे उत्साह से हर पर्व मनाएं, आपके परिवार में खुशियां रहे, मेरी यही कामना है। इन पर्वों की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने 1 अक्टूबर को सुबह 10 बजे सभी नागरिकों द्वारा सामूहिक रूप से स्वच्छता के लिए 1 घंटे के श्रमदान की अपील की है, जो गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर ही बापू को स्वच्छांजलि होगी। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत 1 अक्टूबर को सुबह 10 बजे स्वच्छता पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 11 राज्यों को वंदे भारत ट्रेनों की सौगात दी। पीएम मोदी ने इन ट्रेनों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि देश में आधुनिक कनेक्टिविटी विस्तार का ये अभूतपूर्व अवसर है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की ये गति और स्केल 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं से बिल्कुल मैच कर रही है और यही आज का भारत चाहता है। पीएम ने जिन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई उनमें उदयपुर जयपुर वंदे भारत, तिरुनेलवेली मदुरै चेन्नई वंदे भारत, हैदराबाद बेंगलुरु वंदे भारत, विजयवाड़ा चेन्नई वंदे भारत, पटना हावड़ा वंदे भारत, कासरगोड तिरुवनंतपुरम वंदे भारत,
राउरकेला भुवनेश्वर पुरी वंदे भारत, रांची हावड़ा वंदे भारत और जामनगर अहमदाबाद वंदे भारत शामिल हैं। देश में आधुनिक कनेक्टिविटी के विस्तार का ये अभूतपूर्व अवसर है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की ये स्पीड और स्केल 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं से बिल्कुल मैच कर रही है और यही तो आज का भारत चाहता है। आज एक साथ 9 वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत होना भी इसी का उदाहरण है। और पीएम मोदी ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बाद हर क्षेत्र में महिलाओं की सफलता और योगदान की चर्चा की जा रही है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के आने के बाद हर सेक्टर में महिलाओं के योगदान और उनकी बढ़ती भूमिका की चर्चा हो रही है। आज कई रेलवे स्टेशनों का संचालन भी पूरी तरह से महिला कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है। मैं ऐसे प्रयासों के लिए रेलवे की सराहना करता हूं। देश की सभी महिलाओं को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए फिर से बधाई देता हूं। और पीएम मोदी ने कहा कि अमृतकाल में भारत न आज बल्कि आने वाले भविष्य की जरूरतों को भी पूरा करने में जुटा है। अमृतकाल का भारत अपनी वर्तमान और भविष्य की जरूरतों पर एक साथ काम कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक में हर स्टेक होल्डर में तालमेल रहे, इसके लिए पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान बनाया गया है। देश में ट्रांसपोर्टेशन का खर्च कम हो, हमारे एक्सपोर्ट्स की लागत कम से कम हो, इसके लिए नई लॉजिस्टिक पॉलिसी लागू की गई है। इन सारे प्रयासों का बड़ा लक्ष्य यही है कि भारत के नागरिक के लिए ईज ऑफ ट्रैवल बढ़े। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के विज्ञान भवन में अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश में हर क्षेत्र में महिला विकास के लिए काम किया जा रहा है। इस दिशा में प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में देश में पहली बार असंभव को संभव करते हुए महिला आरक्षण को भी पास करवाया है। दरअसल बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा न्याय प्रदान प्रणाली में उभरती चुनौतियां विषय पर अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। देश में पहली बार आयोजित हो रहे इस सम्मेलन में उभरते कानूनी रुझान, मुकदमेबाजी में चुनौतियां, कानूनी प्रौद्योगिकी, पर्यावरण कानून आदि विषयों पर चर्चा हुई। आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, वो तीनों कानून को भारत की संसद आमूल चूर परिवर्तन कर रिलेवेंट बनाने जा रही है। वही ये वर्ष है। 33% महिलाओं की हिस्सेदारी कानून बनाने की प्रक्रिया में हमारी विधानसभाओं में और हमारी लोकसभा के अंदर सुनिश्चित करने का कानून भी अभी अभी हमारे संसद के दोनों सदनों ने पारित किया है। अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विगत कुछ सालों में भारत ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। आज कई क्षेत्र में भारत दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। भारत समग्र दुनिया के अंदर कई क्षेत्रों के अंदर
अपनी रिलेवेंसी बनाकर एक प्रमुख स्थान पर आसीन हुआ है। हमारी इकोनॉमी 11वें नंबर पर थी, वो 5वें नंबर पर हम लाने में ये 9 साल के कम अंतराल में सफल हुए हैं। दुनिया को परेशान करने वाले इश्यू, चाहे ग्लोबल वार्मिंग हो, चाहे टेररिज्म हो, चाहे नार्को टेरर लिंक हो, ये सारे इश्यू में आज भारत दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। उस समय बहुत जरूरी है कि हमारी न्याय प्रणाली भी वैश्विक अंतर्प्रवाहों को जाने, हमारी न्याय प्रणाली अपने आप को वैश्विक अंतर्प्रवाहों के साथ सुसंगत करे और इसके साथ साथ भारतीयता का मूल तत्व भी हमारी न्याय प्रणाली में फिर से एक बार हम प्रस्तापित कर दुनिया को भी इस रास्ते पर ले जाने का प्रयास करें। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन 2023 सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि महिलाओं के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। इसके तहत लेबर कोड, वेतन अधिनियम और सामाजिक सुरक्षा को लेकर सरकार ने महिलाओं के लिए सक्षम उपाय किए हैं। सबसे बड़ा विषय जिसको कहा जाता है जेंडर रिस्पॉन्सिव पॉलिसी एनवायरनमेंट, उसके लिए बहुत आवश्यकता है। पिछले 9 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो नए लेबर कोड भी आए हैं, जहाँ कार्यस्थलों पर महिलाओं को भाग लेना है, चाहे उनका वेजेस एक्ट हो, चाहे सोशल सिक्योरिटी कोड हो, चाहे ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हो, सभी में महिलाओं को कार्यस्थलों पर जाने के लिए सरकार ने सक्षम उपाय अपनाए हैं। उसके साथ ही साथ कार्य करने वाली महिलाओं के लिए मैटरनिटी बेनिफिट से लेकर के जो नया साइंटिफिक एडवांसमेंट के कारण हम आजकल मेडिकल टेक्नोलॉजी में जो सैरोगेसी का विषय देखते हैं, उस पर भी सरकार प्रोग्रेसिव लॉ लाई है। और उधर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जयपुर के दौरे के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अपने कार्यक्रम के दौरान पीएम ग्राम दादिया वाटिका में परिवर्तन संकल्प महासभा को संबोधित करेंगे। अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि देश में संसद के दोनों सदनों में महिला आरक्षण पास होने पर हर जगह उल्लास है। सभी महिलाएं पीएम मोदी को इसके लिए धन्यवाद कर रही हैं। प्रधानमंत्री जी जयपुर में आ रहे हैं। परिवर्तन संकल्प यात्रा का समापन करने के लिए ये मुख्य विषय है और कल का दिन भी शुभ है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है और ये हमारी जो परिवर्तन संकल्प यात्रा है, ये 4 दिशाओं से प्रारंभ हुई, जैसा कि आपको पता है। 2 सितंबर को त्रिनेत्र गणेश जी से सवाई माधोपुर से, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने इसकी शुरुआत की। उसके बाद 3 सितंबर को आदिवासी अंचल के बहुत पवित्र स्थान बेणेश्वर धाम से यात्रा प्रारंभ हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर कल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल भी पहुंच रहे हैं। वे यहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित करेंगे। उनके आगमन की तैयारियां जोरों पर हैं। बीजेपी समेत राज्य के लोगों में भी प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर उत्साह नजर आ रहा है। सौभाग्य के श्रद्धेय मोदी जी कल मध्य प्रदेश में हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं का महाकुंभ है और उस महाकुंभ में हम सब कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन वैश्विक नेता का मिलेगा। पलक पावड़े बिछाकर सभी कार्यकर्ता और जनता मोदी जी के स्वागत के लिए, वंदन के लिए, अभिनंदन के लिए आतुर है। उनकी सुरक्षा की दृष्टि से 25 आईपीएस अफसर उसमें तैनात किए गए हैं। एसपीजी, एनएसजी की टीमें आ चुकी हैं और उन्होंने भी व्यवस्था संभाल ली है।
और नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में भारत गैस वितरक एसोसिएशन के बैनर तले उत्तरी क्षेत्र के वितरकों का 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया। आयोजन में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के CGM अक्षय वाधवा, उत्तरी क्षेत्र के प्रमुख रंजन नायर और भारत गैस वितरक एसोसिएशन के अध्यक्ष कैलाश डूडानी ने कहा कि हमें वितरकों की पारदर्शिता पर ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा कि डिजिटल लेन देन से इस पारदर्शिता में इजाफा हुआ है। साथ ही उन्होंने उपभोक्ताओं के साथ मजबूती से जुड़ने की बात भी की। डिजिटल ट्रांजैक्शंस को कैसे बढ़ोतरी दी जाए और ट्रांसपेरेंसी, तो हाँ, हमें ट्रांसपेरेंसी पूरी रखनी है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें उससे कस्टमर से उसको बात करनी है, उनको बताना है, कुछ छुपाने वाली बात है नहीं। देखो, ये एक इसेंशियल कमोडिटी है और लोगों के घर तक इसे पहुंचाना जो है, कोविड हो, आंधी हो, तूफान हो, फ्लड्स हो, कुछ भी हो, हमें इसे कस्टमर तक पहुंचाना है। तो ये कठिन काम जो हमारा डिलीवरी मैन कर रहा है, हमारा जो वर्कफोर्स कर रहा है, उसकी सराहना करनी पड़ेगी। और एशियाई खेलों में भारत ने शानदार शुरुआत करते हुए 3 रजत और 2 कांस्य पदक जीतने में सफलता पाई। भारत की महिला निशानेबाजों ने भारत को पहला पदक दिलाया। भारत की मेहुली घोष, रमिता और आशी चौकसी की तिकड़ी ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में रजत पदक पर निशाना साधा। भारत की महिला निशानेबाज रमिता ने निशानेबाजी में दूसरा पदक दिलाया। रमिता ने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम करने में सफलता हासिल की। वहीं भारत की ही मेहुली घोष 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में चौथे स्थान पर रही। भारत के अर्जुन लाल और अरविंद सिंह ने रोइंग में रजत पदक जीता। अर्जुन और अरविंद की जोड़ी ने पुरुषों के लाइट वेट डबल स्कल्स में रजत पदक जीतने में सफलता पाई। भारत की पुरुष ए टीम ने रोइंग में रजत पदक जीता। भारत के नीरज, नरेश, नीतीश, चरणजीत, जसविंदर, भीम, पुनीत और आशीष की टीम ने रजत पदक पर अपना कब्जा जमाया। और इंदौर में खेले जा रहे दूसरे वनडे में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 400 रनों का लक्ष्य रखा है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ऋतुराज गायकवाड़ 8 रन बनाकर हेजलवुड की गेंद पर आउट हुए। इसके बाद आए श्रेयस अय्यर ने पारी को संभाला और स्कोर 200 के पार पहुंचाया। श्रेयस अय्यर ने अपना तीसरा वनडे शतक लगाने में सफलता पाई। वो 105 रन पर आउट हुए। दूसरे छोर पर शानदार फॉर्म में चल रहे शुभमन गिल ने भी अपना शतक पूरा किया। गिल 104 रन बनाकर आउट हुए। केएल राहुल ने 52 रन की अर्धशतकीय पारी खेली। अंत के ओवरों में सूर्यकुमार यादव ने तेजी से रन बनाए, जिसकी मदद से भारत ने 5 विकेट पर 399 रनों का स्कोर खड़ा किया। सूर्यकुमार ने 37 गेंद पर नाबाद 72 रन बनाए। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।